जयतु संस्कृतम। आज हम संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। पहले हम दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं। तो स्वर संधि में सबसे पहले देखते हैं संधि क्या होती है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में जब एक स्वर वर्ण का दूसरे स्वर वर्ण के से मेल होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में जब पूर्व पद में किसी भी स्वर पर विसर्ग हो, मतलब जो प्लस का चिन्ह जो होता है उससे पहले वाला पद पूर्व पद होता है और उसके बाद वाला उत्तर पद। तो जब पूर्व पद में किसी भी स्वर पर विसर्ग हो, देखिए विसर्ग केवल स्वर पर ही लगते हैं, व्यंजन पर विसर्ग कभी नहीं लगते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्वर पर विसर्ग हो तथा बाद में कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो, तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि की क्या पहचान है कि पूर्व पद में किसी स्वर पर विसर्ग होगा, उसके सामने कोई भी व्यंजन या स्वर होगा, वहां पर विसर्ग संधि होगी। तो इसका पहला भेद है सत्व संधि। तो इसमें सत्व संधि हम देखेंगे। विसर्ग के बाद स, त, थ हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ठीक है। यदि पूर्व पद में स्वर पर विसर्ग होंगे और उसके बाद त, थ या स वर्ण होगा तो उसके स्थान पर स हो जाता है। जैसे कि कवि प्लस स्मृति, ठीक है। तो कवि यानी व व्यंजन पर व्य व्यंजन में कौन सा स्वर मिल रहा है? ई स्वर मिल रहा है ना। तो विसर्ग है किस पर? ई पर। और बाद में क्या आया है? स। तो हमारी परिभाषा क्या है? विसर्ग के बाद स, त, थ हो तो यहाँ पर स आया है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो कवि का कवि हो गया, विसर्ग की जगह हमने क्या लिख दिया? स। और स्मृति, ठीक है। अब जब हम इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कवि स्मृति, क्योंकि हलंत वाला सा है बीच में तो वो आधा हो गया और स्मृति का भी आधा सा हो गया, इसलिए दो बार इसमें सा आधे आएंगे, कवि स्मृति। अगला देखिए उदाहरण, इतः प्लस ततः। तो इतः पर त यानी त में जो त व्यंजन में जो अ मिल रहा है उस पर विसर्ग है, उसके आगे त आया है। तो जैसा कि हमारी परिभाषा में है, विसर्ग के बाद ता हो तो उसको हम परिवर्तित करते हैं सा में। तो देखिए इतः, तो विसर्ग की जगह हमने इत लिख दिया, विसर्ग की जगह हमने स लिख दिया, फिर हो गया ततः। अब इसको मिला देंगे तो स हलंत का है इसलिए आधा लिख के हो गया इतस ततः। देखिए इसे शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। विसर्ग के बाद च, छ या श होगा तो हम उसको शा में बदल देंगे। विसर्ग के बाद ट, ठ, श होगा तो हम इस शा में बदल देंगे। और विसर्ग के बाद यदि त, थ और सा होगा तो विसर्ग को हम सा में बदल देते हैं। तो अगला उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बालः प्लस थूत करोति। तो बालः मतलब ल व्यंजन में अ जो मिला है उस पर विसर्ग है और उसके बाद क्या आया है? था। तो हमारी परिभाषा में क्या था? विसर्ग के बाद यदि त, थ, स आते हैं तो उसको हम सा में बदल देते हैं। तो हमने लिख दिया बाल, विसर्ग के स्थान पर स लिख दिया, फिर थूत करोति, और जब इसको मिला देंगे तो स हलंत का है इसलिए आधा लिख के हो जाएगा बालस थूत करोति। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद च, छ या श वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हरिः प्लस चरति। देखिए हरिः यानी र व्यंजन में जो ई स्वर है उस पर विसर्ग है, इसके बाद आया है च, तो विसर्ग को हम शा में चेंज कर देंगे। तो हरि और विसर्ग के लिए हमने लिख दिया श हलंत वाला और चरति। जब हम इसको मिला देंगे तो हो जाएगा हरिश चरति, क्योंकि श हलंत का है इसलिए उसे हम आधा लिखेंगे। कृष्णः प्लस छात्रः। कृष्ण अ पर विसर्ग है और इसके बाद छ आया है, तो जैसे कि परिभाषा में है विसर्ग के बाद छ आए तो उसको हम शा में चेंज कर देंगे। तो कृष्ण विसर्ग के स्थान पर हमने श लिख दिया, फिर छात्र और मिला के लिख दिया तो हो गया कृष्ण छात्रः। अगला उदाहरण देखते हैं। पयः प्लस शीतलम।
देखिए विसर्ग के बाद शा आया है, तो इस शा को हम विसर्ग को हम इसी शा में परिवर्तित करते हैं। पय प्लस विसर्ग की जगह हमने श लिख दिया, फिर शीतलम मिला दिया दोनों को, तो हो गया पय शीतलम। तीसरा नियम है विसर्ग के बाद ट ठ या श वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे कि धनु प्लस टंकारः, तो इसमें विसर्ग के बाद क्या आया है ट। जैसे ये परिभाषा में ट आए तो उसे हम शा में चेंज कर देते हैं। तो धनु प्लस विसर्ग की जगह हमने श लिख दिया, फिर टंकारः, जब इनको मिला दिया तो हो गया धनुष टंकारः। रामः प्लस षष्ठः, तो देखिए विसर्ग के बाद श है तो विसर्ग को हम इसी वाली शा में बदल देते हैं। रामः प्लस षष्ठः, तो शा आया है, इसके विसर्ग के स्थान पर हम यही वाला शा लिखते हैं। राम प्लस श प्लस षष्ठः, जब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा रामश षष्ठः। अगला है डयमानः प्लस टिट्टिभः, तो इसमें भी प्लस के बाद टा आ रहा है, विसर्ग के बाद टा आ रहा है, तो टा को हम विसर्ग को हम शा में चेंज कर देंगे। डयमान प्लस श प्लस टिट्टिभः, और जब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा डयमानाश टिट्टिभः। अगला नियम देखते हैं, जब विसर्ग के आगे श श स आता है तब विसर्ग का विकल्प से क्रमशः श श स हो जाता है। मतलब विसर्ग के आगे अगर इन तीनों शा में से कोई सा भी आएगा तो विकल्प से वही वाला शा विसर्ग का हो जाता है। ठीक है, जैसे रामः प्लस शेते, विसर्ग की जगह हमने शेते का शा ही लगा दिया, रामश प्लस शेते हो गया रामश शेते। अब ये यहाँ ये विकल्प से है इसलिए इसके दो रूप बनते हैं, रामश शेते और रामः शेते। मतलब विसर्ग को मतलब केवल हम बीच में से प्लस का साइन हटा देंगे और रामः शेते। ठीक है, दूसरा है निहि प्लस सारः, सा आ रहा है तो विसर्ग का यही वाला सा होके हो जाएगा निस प्लस सारः निस्सारः, और दूसरा जो रूप बनेगा उसका वो है निसार। हरि प्लस षष्ठः, इसमें भी शा आ रहा है तो विकल्प से विसर्ग का यही वाला शा हो जाएगा, हरिश प्लस षष्ठा होके हरिश षष्ठा, और इसका दूसरा रूप बनेगा हरि प्लस षष्ठा। इसमें से आप जो भी लिखेंगे वो सही होगा, मतलब ये विकल्प से है, इसके दोनों रूप बनते हैं। नमः पुरः तिरः शब्दों के विसर्गों के आगे क या प होने पर विसर्ग का स हो जाता है। मतलब आपको ये याद रखना है, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग का सा होता है। ठीक है, विसर्ग से पहले अगर अ या आ हो और बाद में क ख या प फ हो, देखिए क ख और प फ के अभी नहीं बताए थे ना, तो विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में क ख या प फ हो तो विसर्ग का सा होता है। उदाहरण से देखिए नमः प्लस कारः। अब देखिए जो विसर्ग है वो किस पर है, अ पर है ना, म व्यंजन में जो अ स्वर मिल रहा है उस आ पर विसर्ग है, और हमारे इसमें क्या था परिभाषा में, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में क ख प फ हो, तो यहाँ क्या आ रहा है क। विसर्ग से पहले अ स्वर है और विसर्ग के बाद क है, तो विसर्ग को हम किस में बदलेंगे, स में। तो नम प्लस विसर्ग की जगह स लिख दिया प्लस कारः, जब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा नमस्कारः। पुरः प्लस कारः, इसमें भी विसर्ग किस पर है, अ पर, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है क, तो विसर्ग को हम बदलेंगे सा में, तो पुर प्लस स प्लस कारः, और जब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा पुरस्कारः। अगला उदाहरण देखिए तिरः प्लस कृतः, तो तिरः र में आ स्वर है, आ पर विसर्ग है और बाद में क आ रहा है, तो विसर्ग को किस में चेंज कर देंगे, स में। तिर प्लस स प्लस कृतः, और जब मिला देंगे तो हो जाएगा तिरस्कृतः, क्योंकि सा पर हलंत है। अगला नियम देखते हैं, धनु आयु निहि हवि आदि, अर्थात विसर्ग से पहले ई उ हो तथा उसके बाद क ख प फ वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर विसर्ग से पहले अ हो, उसके अ या आ हो, उसके बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का हम स में हम परिवर्तित करते हैं, और यदि विसर्ग से पहले
ई ऊ हो और उसके बाद क ख प फ हो तो हम विसर्ग को शा में बदलते हैं। जैसे आविह प्लस कृतम। अब आविह व व्यंजन में ई है, उस पर विसर्ग है, ठीक है, और उसके बाद क्या आया है क, तो विसर्ग को हम किस में चेंज करेंगे, श में। तो आवि प्लस विसर्ग की जगह श हो गया कृतम, और जब मिला दिया तो आविश कृतम, क्योंकि षटकोण जो है वो हलंत का है इसलिए आधा आ गया। दुह प्लस कृतम, विसर्ग किस पर है, ऊ स्वर पर। दू में द व्यंजन में जो ऊ मिला हुआ है उस पर विसर्ग है, उसके बाद का आया है तो विसर्ग को हम शा में बदल देंगे। दु प्लस श प्लस कृतम दुष्कृतम। फिर है चतुः प्लस पादः। चतुः, इसमें भी ऊपर विसर्ग है, उसके बाद पा आया है तो विसर्ग को किस में बदलेंगे हम, श में। चतु प्लस श प्लस पादः चतुष्पादः। ये आपकी विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि हो गई। आशा करती हूँ